हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा क्लास है एनसीईआरटी का 6 क्लास का है, भूगोल का, और इसमें चैप्टर नंबर 1 होगा जो आप देख रहे होंगे, दिख रहा है, सौर मंडल है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के बारे में बताएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आप लोग सभी को एक बार अध्ययन जरूर करना चाहिए, चाहे दरोगा दे रहे होंगे या पीसीएस दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं सौरमंडल के बारे में। देखिए, आपको कहता है सूर्यास्त के, आप देखेंगे लिखा हुआ है बहुत ही, ये आप लोग देखेंगे 6 क्लास में। अगर हम लोग 6 क्लास से ही ध्यान देने लगे तो इतना हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बताने वाला नहीं होता है। जिन लोग के पास अच्छा एजुकेशन, हम लोग को बताते हैं। आइए देखते हैं। कहता है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। बोलता है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आपको बोलता पहला, अगर आप देखेंगे पहला शब्द जो है सूर्यास्त। सूर्यास्त के बारे में आप लोगों को, बहुत लोगों को पता भी होगा और हो सके बहुत को नहीं भी पता हो। तो सूर्यास्त हम किसे कहते हैं? जैसे अगर आप देख रहे हैं कि अभी सुबह होता है, सुबह के बाद जैसे जैसे टाइम ढलता है, एक शाम के टाइम आता है। जैसे 5 बजेगा तो आप देखेंगे कि हमारे सूर्योदय जो है, हमारे भारत में से सूर्य भगवान के नाम से जाना जाता है। ये पश्चिम की ओर ढलते जाते हैं, जिससे एक लाल टाइप से दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल टाइप से दिखाई देता है और एकदम ढलते हुए पश्चिम की ओर जाता है और एक अचानक समाप्त हो जाता है। यानी हम बोल सकते हैं कि दिन की समाप्ति हो गई और रात आने वाली होती है, जिसे हम सूर्यास्त बोलते हैं। एकदम सिंपल भाषा में है कि शाम होने वाला है, जिसे हम सूर्यास्त बोलते हैं। गांव में लोग बोलते हैं कि सूर्य भगवान अब जाने वाले हैं, यानी अब समाप्त होने वाले हैं, रात आने वाला है। तो इसे हम बोलते हैं सूर्यास्त का होता है दिन खत्म होने वाला है, रात आने वाला है। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि दिन का समाप्त होता है, शाम होने वाला है, तो आपके आकाश में कुछ चमकते हुए तारा दिखते हैं, लेकिन कुछ का लाइट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है। लेकिन जैसे पूरी तरह से पूरी रात हो जाता है, अगर 7, 8, 9 बजे रात में देखेंगे तो तारे अनगिनत आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से आप बोलता है कि आप देखेंगे कि इसकी संख्या बढ़ जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि जैसे आप आकाश में देखेंगे तारे, बहुत सारे तारे चमक रहे, जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं, और एक बहुत ही जनसंख्या में इनकी होती है, और जिसमें तारे की अलग अलग चमक होती है। किसी का लाइट बहुत ज़्यादा होता है, कोई बहुत पीला दिखता है, तो कोई वाइट कलर का। तो वही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, आपको साइड में बताने की कोशिश किया है, एकदम बच्चे की तरह समझाने की। देखिए, आपको हम थोड़ा सा पढ़ के बताते हैं। देखिए, कहता है
आपको आवश्यकता होगी एक टॉर्च, एक सादा कागज, पेंसिल तथा एक सुई। कागज के मध्य में टॉर्च को इस प्रकार रखें कि उसका कांच कागज से सटा हो। अब टॉर्च को कांच के द्वारा एक वृत्त खींचे। एक पेज लीजिए, उसमें आप एक टॉर्च लीजिए और टॉर्च को रखिए इस टाइप से, उसको एक चित्र खींचिए। कागज पर वृत्त के क्षेत्र में सुई से छोटे छोटे छेद करें। यानी आप जो कागज है उसमें सुई से आप छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा छेद कीजिए। अब आकाश के छिद्रित वृत्तीय भाग को कांच पर सामने की तरह रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज को लपेटकर रबर बैंड लगा दें। ध्यान रखें कि टॉर्च की स्विच कागज से बाहर रहे। अंधेरे कमरे में एक सादे दीवार की ओर मुंह कर इसे टॉर्च को लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ बत्तियों को अब टॉर्च की रोशनी को दबाएं। इससे आपको जैसे पता चल जाएगा। ये आपको समझाने की कोशिश किया है, आप लोग इसे भी समझ सकते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस होती है। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे बोलता है आपको, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा भी देखते हैं। जैसे अगर रात होता है तो आप प्रतिदिन छत पर या बाहर कहीं खुले आसमान में हैं तो आप देखेंगे कि आपको चमकते हुए तारे के साथ चंद्रमा भी दिख रहा है। लेकिन इसकी अलग अलग आकार और अलग स्थिति भी होती है। जिस दिन आपको पूरी तरह से गोल चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन हम लोग पूर्णिमा के रात से जानते हैं, और उस दिन बहुत ही अच्छा दिखने को लगता है। पूरा चंद्रमा पूरी तरह से गोल होता है। लेकिन जैसे ही पूर्णिमा खत्म होता है, अगले दिन आता है तो आपको चंद्रमा में थोड़ी थोड़ी कटा हुआ जैसा नजर आएगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे अमावस की रात आएगी तो पूरी तरह से चंद्रमा कट जाता है। अमावस की रात के दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। किस दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है? तो अमावस की रात को। हो सके कभी आपको भविष्य में इस तरह से प्रश्न पूछ दे। और पूर्ण रूप से चंद्रमा किस दिन दिखाई देती है? तो पूर्णिमा को दिखाई देती है। तो आप अच्छे से अवलोकन कर सकते हैं। आप लोग गांव में रहते हैं तो गांव में भी बहुत किसी से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे से लोग बताएंगे कि जैसे आज थोड़ा सा कटा, अगले दिन 6 बजे है तो कुछ दिन के बाद 7 बजे चंद्रमा दिखाना शुरू कर देंगे। इस तरह से गांव में बताया जाता है। इसके बाद आगे आप देखेंगे, कहता है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटे चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। आपसे ये बोलता है, बुक में ये लिखा हुआ है कि क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है, जैसे रात में आप चंद्रमा देखते हैं, बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए देखते हैं, लेकिन जैसे दिन आता है, सूर्योदय होता है तो आपका ये सारे दिखना बंद हो जाता है। सूर्योदय मतलब होता है कि आपका सुबह का समय है, सूर्योदय निकल रहा है, दिन का प्रारंभ हो रहा है। तो इस टाइम नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि सूर्य का इतना तेज प्रकाश है कि उस प्रकाश के आगे चंद्रमा और बाकी तारे का कोई प्रकाश का ये नहीं है। जिन तारे हैं उनका कुछ का प्रकाश होता है, कुछ का नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का प्रकाश इतना अत्यधिक है कि इसमें किसी भी वस्तु को देखना बहुत ही मुश्किल है। जैसे अगर आपके ऊपर सूर्य चमकते हैं दोपहर के समय, आप कोशिश भी करिए कि हम ऊपर देखें तो देख पाना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा ही चमकीला आपकी आँख को बहुत प्रभावित करता है। तो इसी तरह से आप नहीं देख पाएंगे। देखिए कहता है, सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तु को हम दिन में नहीं देख पाते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों चंद्रमा और तारे को दिन में नहीं देख पाते हैं। इसके आगे आप आएंगे, इसके आगे आपको कहता है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। आपको अगर पूछा जाए कि हमें खगोलीय पिंड हम किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कि कहता है कि सूर्य, चंद्रमा और रात के सभी चमकने वाले जितने भी वस्तुएं हैं उसे हम खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए बहुत VVI हो सकता है। कभी भी भविष्य में किसी भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BSS या टीचर कभी किसी में भी पूछ सकता है कि हम खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। खगोलीय पिंड एक तारा है। आगे आप देखेंगे कहता है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कहता है कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैस से बने हुए हैं। जैसे आप देखेंगे कि सूर्य का आकार बड़ा है और साथ में ये गर्म है, और ये गैस से बना हुआ कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ सूर्य। किससे? हाइड्रोजन गैस से, जिसका सूत्र H2 होता है, बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। क्या बोलता है? इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। जो खगोलीय पिंड होता है उनके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है। वो गैस से बने होते हैं, जिससे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे पृथ्वी के लिए सूर्य के पास जितनी प्रकाश है, ऊष्मा ऊर्जा है, उससे कहीं उसके मतलब तुलना में पृथ्वी पर किसी भी चीज़ के पास नहीं है, और यह उत्सर्जित भी करता है। इसलिए हमारे भारत सरकार या पूरे विश्व सूर्य के जो प्रकाश है उससे ऊर्जा उत्पादन करने के लिए बहुत सारे तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। बोलता है इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोल पिंड को हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। आप इसे याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि खगोल पिंड को हम क्या बोलते हैं, तो तारा बोलते हैं। इसमें आपको ग्रह दे देगा, क्षुद्र ग्रह दे देगा, उल्का पिंड दे देगा और एक तारा भी ऑप्शन दे देगा। कहते हैं सूर्य एक तारा है। ये आप लोग बहुत याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज होता है कि सूर्य ग्रह है, लेकिन सूर्य ग्रह नहीं है, एक तारा है। आगे आते हैं। आगे आप देखें, कहता है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। कहता है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। किसके समान है? तो सूर्य के समान है। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश का महसूस नहीं करते हैं तथा वो अत्यधिक छोटे दिखाई देते हैं। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि रात के जो चमकते हैं बहुत सारे तारे जो हमसे बहुत अधिक दूर हैं। क्या हैं? बहुत अधिक दूर हैं और बहुत छोटे होते हैं, मतलब हमसे दूर हैं, जिसके आकार भी छोटे होते हैं, उससे हम प्रकाश का महसूस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आपको बोलता है आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। कहता है कि आप अवश्य ध्यान दिए होंगे कि कुछ दूरी से देखने पर वस्तुएं छोटी दिखाई देते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। ये आपको एग्जाम्पल में बता रहा है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हैं और जब आकाश में उड़ता है हवाई जहाज तो उससे हमें छोटी सी महसूस होता है। वही अगर आप हवाई अड्डा पर देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे लोग को बैठाता है, गाड़ी उड़ी सब भी लेके आ जाता है, चल जाता है। जैसे अभी आप देखे होंगे G20 का सम्मेलन हुआ तो अमेरिका से जो जहाज है उसमें बहुत सारी गाड़ियाँ भी लाया गया था, लेकिन हम लोग को नहीं, यहाँ से देखेंगे तो कुछ अनुभव नहीं होता है। इसी तरह से नीचे कहता है कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे के विभिन्न समूह द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। आपको ये बोल रहा है कि जैसे आप रात के आकाश में देखेंगे तो आपको बहुत सारे तारे की जैसी आकृति की तरह दिखाई देगा। आप ध्यान से एकदम गौर करके देखिएगा तो आकृति बना हुआ दिखाई देगा।
आकृति को देख सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। जो आकाश में आकृति की तरह बना हुआ दिखाई देता है उसे हम नक्षत्र मंडल के नाम से नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बेयर आपको बोलता है, ये बहुत ही VVI है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से याद भी रखिएगा। अर्सा मेजर, बिग बेयर इसी प्रकार के एक नक्षत्र मंडल है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि अर्सा मेजर और बिग बेयर क्या है, और ऑप्शन में दे देगा नक्षत्र मंडल, ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड। तो आप लोग को अगर याद रहता है तो आप लोग ऑप्शन में नक्षत्र मंडल मार के आइएगा। बहुत आसानी से पहचान आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। क्या है? बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा आगे बोलता है सप्तऋषि। कोष्ठ में आप देख रहे हैं लिखा है सप्त या सात या ऋषि संत। इसका मतलब होता है ऋषि संत या सप्त सात, या मतलब सप्त ऋषि के मतलब होता है सप्त मतलब सात होता है, ऋषि मतलब संत होता है। क्या होता है? सप्त मतलब सात होता है और ऋषि मतलब संत होता है। कहता है सप्त ऋषि यह सात तारों का समूह है। क्या है? सप्त ऋषि जो है सात तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। किसका भाग है? सप्त ऋषि किसका भाग है? आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सप्त ऋषि किसका भाग है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये अर्सा मेजर का भाग है। किसका है? अर्सा मेजर का भाग है। ये अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। आपको ये बोल रहा है जैसे 6 क्लास का बच्चा कितना बड़ा होता है, यानी 6 क्लास का बच्चा अपने घर में कोई बड़े बुजुर्ग या पड़ोस किसी से वो कहे रात के समय कि हमें आकाश में बहुत सारे तारे को दिखाएं और बताएं कि क्या है और ग्रह के, तो वही आपको बता रहा है। आगे आप देखेंगे बोलता है प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारे की सहायता से करते थे। कहता है कि प्राचीन काल के जो लोग थे अपनी दिशा का निर्धारण तारे की सहायता से करते थे। किससे करते थे? तारे की सहायता से, क्योंकि प्राचीन काल में कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था, तो उनके दिशा को कहीं आना जाना होता था रात में, तो लोग अपने तारे की सहायता से ही कर लेते थे। फिर बोलता है सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को निर्धारण करता था। क्या बोलता है? उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी तारा को ध्रुव तारा भी बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि के सहायता से, किसके सहायता से? सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से किस तारा की स्थिति हम जानते हैं? तो ध्रुव तारा को। चित्र संख्या 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारा को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचा जाए एवं उसे यदि उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो आप ध्रुव तारा की ओर इंगित करेंगे। जैसे आप ये पिक देख रहे हैं, इसमें एक लड़की है और ये हमारे जो देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा लाइट में जो है 7 गो तारा है। क्या है? 7 तारा है। और बाकी छोटे छोटे तारा आपको शुरू में ही मिला था कि तारे की संख्या बढ़ जाती है जिसे गिनना संभव नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं सब छोटे छोटे जो है आपको ये दिख रहा है तारा है, लेकिन इसी तरह से आप इससे ये 3 तारा भी है, इसे हम 3 तारा बोलते हैं। आप देखेंगे तो ये हमारे सप्तऋषि तारा है। क्या है? सप्तऋषि तारा, जिसे हम संकेत तारा भी कहते हैं। और इसकी सहायता से अगर आप ऊपर देखेंगे तो इस टाइप से खींचा हुआ है। दोनों तारा को मिलाएंगे यहाँ तो आप देखेंगे यहाँ आता है इस टाइप से। और यही जो तारा हमारा दिख रहा है आपको, ये ध्रुव तारा है। क्या है? ध्रुव तारा है। इसे उत्तर तारा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर तारा भी, जो उत्तर दिशा का निर्धारण करता है।
उत्तर दिशा का निर्धारण कौन सी तारा करता है? ध्रुव तारा, इसे अन्य नाम से जानते हैं उत्तर तारा के नाम से। और इस सप्तऋषि के सहायता से उत्तरी ध्रुव तारा को हम पहचान करते हैं। आगे आइए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा आप, देखिए आप लोग, आगे कहता है कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश होता है। कहता है कि कुछ खगोलीय पिंड का अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। जैसे कुछ खगोलीय पिंड है जिसका अपना कोई ना प्रकाश है और ना ही ऊष्मा है, नहीं होता, वे तारा प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वो खगोलीय पिंड है जिसका ना ही तो अपना कोई प्रकाश है, ना ऊष्मा होता है, किसी और प्रकाश से वो प्रकाशित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। आप याद रखिए, ग्रह किसे बोलते हैं? ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्लैनेट कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। ग्रह को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइट शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण करना, जिसका अर्थ होता है परिक्रमा या परिभ्रमण करना, अर्थात ये चारों ओर घूमने वाला है। ये चारों ओर घूमता है, घूमने वाला है। पृथ्वी जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी जिसे हम कहते हैं एक ग्रह है। आपको बता रहा है कि पृथ्वी क्या है, तो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। जैसे आपको बता रहा है कि खगोलीय पिंड कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनका कोई अपना ना प्रकाश ना ऊष्मा होता है, वो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। और ग्रह में एग्जाम्पल आपको दे रहा है जो हमारे जिस पर हम अभी हैं, पृथ्वी। पृथ्वी का कोई ना तो प्रकाश है ना ही ऊष्मा है। वो ऊष्मा और प्रकाश दोनों किससे प्राप्त करता है? तो सूर्य से करता है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य के जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा को देखने पर यह चंद्रमा की तरह ही दिखाई चमकती हुई प्रतीत होता है। जैसे अगर आप पृथ्वी को किसी अन्य ग्रह से देखेंगे, जैसे चंद्रमा, मंगल, किसी अन्य ग्रह से देखेंगे, तो ये अन्य ग्रह जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं चंद्रमा उन लोग को, तो जिसे वो चमकते हुए प्रतीत होता है, उसी तरह से हमारा पृथ्वी भी अन्य ग्रह से देखने पर चमकता हुआ प्रतीत होता है। कुछ रोचक तथ्य है जो आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आप लोग ज़्यादातर दो ही शनि के बारे में पढ़े होंगे जिसका छल्ला है, लेकिन यहाँ कुछ एनसीईआरटी में दिया है, ये नई एनसीईआरटी है जिसमें दिया है कुछ रोचक तथ्य जो आप देख सकते हैं। बहुत आप लोग के लिए भी हो सकता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थ, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी है पट्टी है, जो आप एक बता रहा है, जो सूर्य, शनि, पृथ्वी और यूरेनस के चारों ओर छल्ले जो बने हुए हैं, बहुत सारे पदार्थ के मिल के बने हुए एक पट्टी की तरह है, जो पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। जो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं, उसे आप पृथ्वी से एक दूरबीन के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन वो दूरबीन बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए जिससे आप देख सकते हैं। आइए हम आगे अब देखते हैं। आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा कुछ, ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा इस टाइप से दिख रहा है।
देख रहे होंगे, आपको छोटा सा ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, क्योंकि इसमें जो PDF है उसका पिक गलत ले लिया, उल्टी साइड, सीधा साइड से लेता तो आप लोग को ज़्यादा समझ आता। देखेंगे आपको ये दिख रहा है जो ये सूर्य ग्रह है, क्या है? सूर्य ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है? तो आप देखेंगे ये बुध है, जिसकी दूरी कितना है सूर्य से? लगभग 58 कितना है? 58 किलोमीटर होगा, 58 मिलियन में होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे बुध के बाद तो आप देखेंगे शुक्र है, क्या है? शुक्र है। शुक्र की दूरी कितना है सूर्य से? तो आपका 108 है, क्या है मिलियन में? 108 मिलियन वर्ष दूर है। कितना है? 108 है। इसी तरह से आप आगे देखेंगे तो तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी है। क्या है? तीसरा ग्रह पृथ्वी है। सूर्य के क्रम में अगर आपको पूछता है कि सूर्य के क्रम में बताएं कि तीसरा स्थान पर कौन सा ग्रह है, तो आपको ये पृथ्वी है। बहुत बार ये पूछा हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। चौथा में आप देखेंगे तो चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल है। सूर्य के दूरी के अनुसार चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल है। इसके बाद पांचवा ग्रह आप देखेंगे तो पांचवा ग्रह जो है बृहस्पति है। क्या है? बृहस्पति है। छठा आप देखेंगे तो शनि है। सूर्य के दूरी के क्रम पर हम आपको बता रहे हैं, छठा जो है सूर्य से दूर छठा ग्रह जो है शनि है। सातवां में आप देखेंगे तो यूरेनस है, और आठवां आपका नेपच्यून है। ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? हमारे ग्रह परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। लेकिन कहीं कहीं आपको कुछ बाह्य ग्रह और कुछ अंतर्ग्रह बताया जाएगा। तो आप अंतर्ग्रह में देखेंगे तो आपका अंतर्ग्रह में होगा बुध है। आप पहला देखेंगे बुध होगा, शुक्र होगा, बृहस्पति होगा और मंगल होगा। ये जो हमारे हैं आंतरिक ग्रह हैं। क्या है? आंतरिक ग्रह हैं। और इसके बीच में एक क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। किन ग्रह? दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। तो आप देखेंगे मंगल एवं बृहस्पति के मध्य में एक क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। किसका? क्या है? क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। आप ये देख सकते हैं, लिखा हुआ है। एक छोटा पूरा मोटा सा एक पट्टी है, जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, तो आप आराम से बता सकते हैं मंगल एवं बृहस्पति के बीच। अगर इस क्षुद्र ग्रह के बाद आपकी बाहरी ग्रह पूछेगा तो आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा और नेपच्यून हो जाएगा। ये हमारे ग्रहों की संख्या है। आप देखेंगे आंतरिक ग्रह कितनी है? आंतरिक ग्रह भी आपके 4 है। कौन कौन सी है? तो आप देखेंगे बुध है, एक मिनट, आप देखेंगे आंतरिक ग्रह में आपका हो जाएगा बुध। बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल है। ये आपके आंतरिक ग्रह है। और ग्रह कितनी संख्या इसकी? तो 4 है। इसी तरह से आप बाह्य ग्रह में देखेंगे, बाह्य ग्रह जो होता है तो इसकी भी संख्या 4 है। कितनी है? इसकी भी संख्या 4 है। देखेंगे आप 4 संख्या में हो जाएगा आपका बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा और आपका एक नेपच्यून हो जाएगा। क्या है? नेपच्यून। ये आपके बाह्य ग्रह हो गए। तो आप लोग के अगर पास बुक होगा तो आप देख लीजिएगा, इस टाइप से है। ये मिलियन में दूरी निर्धारण किया हुआ था। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये आंतरिक ग्रह हैं, सूर्य के बहुत नज़दीक हैं। अगर आपके एक परिभाषा ऐसे पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन से हैं जिसे हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, तो आप ये देख रहे हैं दिया हुआ है। जो आपके कलर में इस हल्का रेड कलर का जो दिया हुआ है वो आपका आंतरिक ग्रह है। जैसे आंतरिक ग्रह में आप देखेंगे बुध हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया और मंगल।
आपको ये दिया हुआ है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में बुध का कितना टाइम लगता है, 88 दिन लगता है। इसी तरह से आपको अगला दिया है शुक्र के बारे में, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसको 255 दिन लगता है। इस तरह से पृथ्वी के बारे में दिया है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में इसका टाइम लगता है 365 दिन। पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है पूरी एक परिक्रमा कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन में, जिसे हम लोग एक वर्ष बोलते हैं। अगला आप लोग का है मंगल ग्रह। मंगल सूर्य के चारों ओर ग्रह कितने दिन में परिक्रमा पूरा करती है, तो 687 दिन में। तो इस तरह से हो गया। और यहाँ देखेंगे कि मंगल का 2 चंद्रमा, यानी मंगल का 2 उपग्रह है। कितना है, 2 है। फिर दिया है आपको, ये आप देख रहे हैं बाह्य ग्रह दिया हुआ है। बाह्य ग्रह में सूर्य से बहुत दूर तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हुए हैं। बाह्य जो हमारे ग्रह हैं किसके बने हुए हैं, तरल पदार्थ और गैस के बने हुए। उसी तरह आंतरिक ग्रह जो हमारा है ये चट्टान से बना हुआ है। ये आपका प्रश्न पूछ सकता है कि हमारे आंतरिक ग्रह है जो किससे बने हुए हैं। ऑप्शन में आपको गैस से या फिर तरल पदार्थ या चट्टान या इनमें से कोई नहीं कह सकता है। तो आप लोग को अगर याद होगा तो आप लोग ये चट्टान लगा सकते हैं, किसके लिए, आंतरिक ग्रह के लिए। अगर बाह्य ग्रह पूछेगा तो बाह्य ग्रह में आपका हो जाएगा गैस और तरल पदार्थ। और बाह्य ग्रह कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। आइए हम आगे अब देखते हैं। देखिए आपको अगला कहता है, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा किसकी उपग्रह है, आप लोग को याद होगा चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और ये चंद्रमा कोई आपका ग्रह नहीं है, क्या है, उपग्रह है। आप लोग याद रखिएगा, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। जिस तरह से सूर्य के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी तरह से पृथ्वी का उपग्रह कौन सी है, चंद्रमा, और इसकी चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। ये बताने की कोशिश आपको कर रहा है कि जैसे हमारे जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह 8 ग्रहों की संख्या जो चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से जो हमारे ग्रह हैं, ग्रह के भी एक उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह हो गया चंद्रमा, इसी तरह से मंगल का 2 उपग्रह है। और अभी वर्तमान में हम बात करें सबसे अधिक किसका उपग्रह है, तो शनि का है। लगभग अभी वर्तमान देखेंगे तो 147 उपग्रह शनि के पास है। तो यही आपको बता रहा है जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा है। जैसे ग्रह है, ग्रह के भी कुछ उपग्रह भी होते हैं। तो यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है। सौरमंडल क्या है, सौरमंडल है, इसकी परिभाषा आप देखेंगे। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जिसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सौरमंडल का निर्माण कौन करता है, तो आप देखेंगे सूर्य हो गया, 8 उपग्रह हो गए, उपग्रह के भी ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, कुछ तारा हो गए, इन सभी को मिलकर एक उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसमें से उसे हम सौर परिवार के नाम देते हैं। इसे क्या देते हैं, सौर परिवार का नाम देते हैं। और इस सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो आप देखेंगे तो इसका मुखिया सूर्य हो जाएगा। क्या होगा, आप लोग के प्रश्न पूछ सकता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, तो आप लोग को याद रहेगा तो आप लगा लेंगे आसान से कि सूर्य होता है। अगर आप देखेंगे ग्रह आप देखेंगे तो आप 1 मिनट आपको हम दिखाते हैं। ये तो उल्टा दिया हुआ है। देखिए आप लोग को ये छोटा सा दिखेगा, आप एनसीईआरटी का बुक आप 6 क्लास के खोलिएगा तो फर्स्ट पर ही देखेगा। देखिए जैसे ये हमारे सूर्य ग्रह हो गया,
सूर्य ग्रह हो गया, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य तारा हो गया, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं वो हमारे सूर्य परिवार का सदस्य हो गए। और उसका मुखिया कौन है, तो अब उसके मुखिया देख रहे हैं तो ये हमारे सूर्य ग्रह है, सूर्य तारा है, ग्रह नहीं है, सॉरी। हमारे सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो 8 ग्रह हैं वही सौर परिवार कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, ये जो भी हैं सारे हैं। तो आइए अब आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिए, अब देखिए कहता है कुछ रोचक तथ्य में आप देख लेंगे। रोचक तक देखेंगे आप तो होगा आपका। देखिए कहता है पौराणिक रोमन कहानी में सोल सूर्य देवता था। आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक रोमन कहानी था जिसमें सोले के नाम से सूर्य देवता को संबोधित किया जाता था, यानी सूर्य का एक अन्य नाम है जिसे हम सोले के नाम से जानते हैं। सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। सूर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। पूरे सूर्य परिवार को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्द लिखें, ये आपको लिखने के लिए बोलता है। इसी तरह से आगे आप देखेंगे कुछ तथ्य इधर भी आपको दिया हुआ है, इससे भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ कहता है ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। आपको ये बता रहा है जैसे कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसका हम उपयोग करते हैं वो दूसरी भाषा से लिए गए हैं। जैसे अभी आप देखें सूर्य शब्द लिया हुआ है, उसी तरह से ही आपको बताता अक्सर वे दूसरी भाषा से लिए गए हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। क्या है, ज्योग्राफी जो आपका एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ज्योग्राफी किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया। अधिकांश भाषा ग्रीक से ही लिया गया है। लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी का विवरण यह 2 ग्रीक भाषाओं से मिलकर बना है। जैसे जियो मतलब होता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। ग्राफी का अर्थ क्या होता है, लिखना। आइए पृथ्वी के शब्द में और अधिक जानें। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जियो दिया हुआ है। क्या है, जियो है। जियो का अर्थ होता है इसका इससे टूटा हुआ बनता है जिसे बोलते हैं लॉजी। क्या बोलते हैं, लॉजी। लॉजी का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। लॉजी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना। और मेट्रिक का अर्थ होता है पृथ्वी का मापना। ये सारे शब्द आप लोग याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है फंसाने के लिए। मेट्रिक का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का मापना। लॉजी का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन करना। और ओएड का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूपण करना। पृथ्वी के आकार के अनुरूपण करना। तो ये हमारा हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं मेन एथी पर। यहाँ तक से देखिए, अब बोलता है सूर्य के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। क्या बताता है कि सूर्य जो हमारा है सूर्य जो है
सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ है? सूर्य है जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत ही बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन से, गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव बल है क्या है? पूछ सकता है कि कौन सा बल है जो सूर्य को बांधे हुआ रहता है सौरमंडल से, तो आप लोग याद रखिएगा खिंचाव बल है। क्या है? खिंचाव बल है। इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो हमारे सौर परिवार है जिसके ग्रहों की संख्या 8 है, अगर उनको बात करें उन ग्रहों के प्रकाश और ऊष्मा के लिए, तो सूर्य एकमात्र ग्रह तारा जो है वो सारे को प्रकाश और ऊष्मा मुफ्त में देती है। अत्यधिक तेज, इसके बाद बोलता है लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य जो है हमसे बहुत दूर है, नज़दीक तो है लेकिन बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो आप देखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे आप देख रहे हैं ग्रह है। क्या है? ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपको बता रहा है। कुछ शब्द भी दिया, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका ये तो हो गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, आपको सूर्य की उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका दिया, जिसे आप याद करते हैं माई वेरी एक्सपीरियंट मदर जस्ट सर्वेंट यूज नर्स। आप इसे याद रखिएगा। जिन लोग अंग्रेजी लैंग्वेज वो लोग बहुत आसानी से इसे याद कर लेंगे। आप लोग भी याद करने की कोशिश करिएगा। देखिए, बोलता है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो 8 ग्रह हैं एक उनकी सभी का एक निश्चित पथ है और वो अपनी निश्चित पथ पर सभी अपने ग्रह का सूर्य का चक्कर लगाते हैं। रास्ते में दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए। किस तरह से फैले हुए हैं? तो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए और एक ही पथ पर रह के चक्कर लगाते हैं। एक कक्षा कहलाता है। अच्छा, ये आपको बता रहा है कि अगर आपसे पूछता है कक्षा हम किसे कहते हैं, तो बोलता है आपको देना होगा भाषा, उसका परिभाषा। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते में दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन ही लगता है। सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय किसका लगता है? तो बुध का लगता है। क्यों? वो सबसे नज़दीक का भी ग्रह है और इसका टाइम कितना लगता है? 88 दिन। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। ऐसा कौन सा ग्रह है? अगर आपसे प्रश्न पूछता है ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, तो आप लोग याद रखिएगा ये शुक्र ग्रह होगा। कौन होगा? शुक्र ग्रह होगा। समान ही है। कुछ आपको तथ्य दिया हुआ है, देख सकते हैं। बोलता है रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्र कहते हैं। आपको ये बताता है कि रात के समय आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्र। देखिए, आपको बोलता है रात में
आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध को अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये आप लोग के लिए बहुत ही VBI है, हिस्ट्री के लिए भी है, ज्योग्राफी के लिए है, आप देखेंगे तो साइंस के लिए। क्योंकि किस लिए? तो हमारे भारत के प्राचीन काल के जो एक खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था आर्यभट्ट, ये प्राचीन काल से थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। प्राचीन काल में ही हमारे खगोल शास्त्र जो आर्यभट्ट थे वो बता दिए थे कि जो भी ग्रह और तारे हैं वो सभी सूर्य से प्रकाश ग्रहण करके ही चमकते हैं। क्या बोले थे आप? आर्यभट्ट देखिए कहते हैं, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। किसके कारण चमकते हैं? तो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। आज विश्व के सभी खगोलविदों ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। जबकि प्राचीन काल में ही हमारे भारतीय खगोल शास्त्र से जो आर्यभट्ट वो बता दिए थे कि जो ग्रह और चंद्रमा वो प्रकाश कहाँ से ग्रहण करती है? तो सूर्य से। आइए अब हम आगे देखते हैं। इसमें आगे हमारा था अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। कहता है कि अभी तक एक प्लूटो को ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, कब हुआ था ये आप लोग से पूछ सकता है कि प्लूटो के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन हुआ था कब हुआ था? तो अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो एक बौने ग्रह हैं। प्लूटो क्या है? एक बौने ग्रह हैं। इसको कब निर्धारण किया गया? 2006 में। और किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन के द्वारा। इसे हम लोग बौने ग्रह कहते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए बोलता है, आप देखिए पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा है। क्या है? सूर्य से दूरी के हिसाब से आप देखेंगे तो पृथ्वी का स्थान कहवा आता है? तीसरा आता है। आकार में यह पांचवा है। आकार में कहवा है? पांचवा है, सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी आकार पूरे ग्रहों की संख्या में देखें तो पांचवा है। यह धुरी के पास थोड़ी चपटी है। यह आपको बताता है जो पृथ्वी है धुरी के पास थोड़ी सी चपटी है। जैसे आप देखेंगे तो इस टाइप से है, यहाँ पर थोड़ी सी चपटी हो गया। यहाँ इस भाग में भी आप देखेंगे यहाँ थोड़ी सी चपटी है और ये भाग इस टाइप से है। तो ये धुरी के पास यहाँ थोड़ी सी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभा कहा जाता है। पृथ्वी को और किस नाम से पुकारते हैं? तो भू आभा से। और ये धुरी के पास कैसा है? तो थोड़ी सी चिपटी हो गई है। इसकी आकार के बात करें तो ये पांचवा में है और सूर्य की दूरी से हिसाब से बात करें तो तीसरा है। आप लोग इसे याद रखिएगा। भू आभा का अर्थ होता है पृथ्वी का समान आकार। भू आभा का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही। आपको ये बता रहा है कि हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 पर एक ऐसा एक ग्रह हमारा पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव हुआ है। किस पर? तो पृथ्वी पर। आप देख रहे हैं बोलता है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अत्यधिक, आप लोग इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, जब भी पढ़िएगा वीडियो भी देखिएगा। तो कहता है पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडा है। मतलब आपको ये बता रहा है कि पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म है और ना ही ठंडा है। यहाँ पानी वायु उपस्थित है। पृथ्वी पर पानी भी उपस्थित है और वायु भी उपस्थित है। क्या है? पानी और वायु, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए?
सांस लेने के लिए वायु यानी ऑक्सीजन चाहिए, और जिंदा रहने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको अन्न अनाज सब कुछ मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो आपको मरने में टाइम नहीं लगेगा। यही हम बोलता है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस है। जैसे वायु में जो गैस है वो हमारे जीवन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो आप देखिएगा क्या लिखा है, जैसे ऑक्सीजन। अभी आपको हमको बताएं कि अगर हमारे पृथ्वी पर से ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सबके लिए मतलब टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। इन सभी कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर बोलता है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनकी 2/3 सतह, क्यों नीला दिखाई देती है ये भी बताता है, क्योंकि इनकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है। आप देखेंगे तो पृथ्वी पर लगभग 71% जल है। कितना है, 71% जल है, जिसके कारण से हमारे पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं, अद्भुत ग्रह भी बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही VVI है। और इसका आकार और आकृति भी देख लीजिए कि आकार में ये 5वां है, सूर्य से दूरी पर ये 3रा है, और ये धुरी का थोड़ा सा चपटा हुआ है। और ये पृथ्वी ना ही तो अत्यधिक गर्म है और ना ही अत्यधिक ठंडा है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल ग्रह है। और यहाँ पर पानी, वायु सभी चीज़ उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ आप कुछ रोचक तथ्य हैं, हम देखते हैं। देखिए हमारे हो गया, ये हमारा चंद्रमा दिख रहा है आपको। रोचक तथ्य में आप देखेंगे तो दिखाई देगा, कहता है नील अगस्टम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा पर सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन थे, तो नील अगस्टम थे। कौन थे, नील अगस्टम। कब गए थे, तो 20 जुलाई 1969 में। आपसे पूछ सकता है कदम रखा, मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। चलिए आगे देखते हैं, हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कहता है हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा जो है ये हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह है और ये पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा जो है इसका जो व्यास है ये पृथ्वी का कितना, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। हमारे ग्रह से के अपेक्षा खगोल पिंडों के नज़दीक है। जैसे आप ये देखेंगे हमारा पृथ्वी है, अब इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है हमारा जो है चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। तो हमें ये बहुत बड़ा तो दिखाई देगा ही ना। इसके बाद ये बोलता है अपेक्षा नज़दीक है, यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आपको कहता है कि आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए कुछ उपग्रह के बारे में दिया हुआ है। कहता है उपग्रह यह खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपको उपग्रह का परिभाषा बताता है, जैसे ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी प्रकार जो उपग्रह है ग्रहों की चक्कर लगाता है। किसके, देखिए कहता है कि खगोलीय पिंड है जो ग्रह के
चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य चारों ओर चक्कर लगाता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। आपको ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक ग्रह होता है, एक कृत्रिम ग्रह होता है। प्राकृतिक ग्रह में देखेंगे उपग्रह में, तो जैसे चंद्रमा हो गया पृथ्वी का उपग्रह, उसी तरह से शनि का भी ग्रह है, मंगल का भी है, बृहस्पति का भी है। कुछ मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। जैसे आप देखेंगे मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुल भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, इंटूसेट इत्यादि हैं। जैसे अभी चंद्रमा भी हैं, बहुत सारे ग्रह हैं। अभी आप नेविगेशन ग्रह देखे होंगे, हमारे भारतीय द्वारा बनाया गया है। जैसे आप देख रहे हैं ये सारे ग्रह आपको दिख रहे हैं, उपग्रह जो हमारे पृथ्वी के द्वारा भेजा जाता है पृथ्वी के उपकक्षा में। ये सब आपको दिख रहा है ग्रह ही है। ये पहले यहाँ भेजा जाता है, दूसरे सेट में इस तरह से होता है और लास्ट में इस तरह से बन जाता है। जैसे अभी आप चंद्रमा को जो ग्रह से थी भेजा गया था चंद्रयान 3, तो आप लोग देखे होंगे लाइव दिखा रहा था। आइए आगे हम देखते हैं। आगे बोलता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, ये आप लोग से हो सके पूछ दे, क्योंकि अभी चंद्रयान जो छोड़ा गया है तो चंद्रमा पर ही भेजा गया है, तो इसके दिन में भी पूछ सकता है चंद्रमा से जुड़ा हुआ। तो बोलता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। लगभग एक चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है, तो 27 दिन। इसका परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का हमें एक भाग ही दिखाई पड़ता है। जो अभी हमारे चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर गया वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है पृथ्वी से। हम लोग जो देख पाते हैं वो सिर्फ उत्तरी ध्रुव ही देख पाते हैं, दक्षिणी ध्रुव नहीं देखते हैं। और हमारा जो भारत है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला सफल है, जो पहला देश है। फिर बोलता है चंद्रमा की परिस्थिति आज जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा पर कोई भी जीवित चीज नहीं रह सकता है। देखिए बोलता है इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे तो हैं। इनकी सतह जो चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे तो हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। चंद्रमा के सतह पर पेड़ पौधे मतलब मैदान, गड्ढे, पर्वत हैं जो छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के इसकी छाया दिखा जा सकता है। जब पूर्णिमा होता है तो आप देखेंगे चंद्रमा जो एकदम गोल आकृति दिखाई देता है, तो आप देखेंगे कि उसमें पेड़ पौधे की तरह अजीब सा और बीच में काले काले दिखाई देते हैं। तो वही बोलता है इसकी छाया आप किस दिन देख सकते हैं, तो आप इसकी पूर्णिमा के दिन देख सकते हैं। आइए अब क्षुद्र ग्रह के बारे में देखते हैं। क्षुद्र ग्रह कहता है तारे, ग्रह, उपग्रह के आंतरिक असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह देख रहे हैं आप, ये है हमारा क्षुद्र ग्रह है। कहता है तारे, ग्रह एवं उपग्रह। क्या है? तारे, ग्रह, उपग्रह के आंतरिक असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित है। अभी आपको देखे होंगे मैप में दिखाए थे हम, जो दिख रहा था उसमें सूर्य और जो क्षुद्र ग्रह हैं मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच पाए जाते हैं। जो आप बोलता है कि 1.0 जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह जो हैं ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। जो क्षुद्र ग्रह हैं किससे अलग हुए हैं? तो ग्रहों से। कब हुए? तो बहुत वर्ष पहले ये टूटकर एक क्षुद्र ग्रह बन गए। आगे देखिएगा।
ये आप जो देख रहे हैं उल्का पिंड के बारे में बताएगा आपको। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। उल्का पिंड का क्या परिभाषा है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी की इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इन प्रक्रिया को दौरान वायु के साथ घर्षण, जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश करती है तो वायु से घर्षण करती है। घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाता है। कुछ क्षुद्र ग्रह जो हैं जब वायु के कक्षा में प्रवेश करते हैं तो घर्षण होता है, वायु के साथ पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते हैं तो वायु के साथ उनके घर्षण होते हैं। घर्षण से वो जल उठ जाते हैं। जलने के बाद कुछ उल्का पिंड के टुकड़े बच जाते हैं जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कुछ साल पहले आप देखे होंगे कि उत्तरी बिहार के दरभंगा में या हाजीपुर में उल्का पिंड का कुछ टुकड़ा मिला था जो अभी पटना संग्रहालय में रखा हुआ है। इसी तरह से आप देखेंगे जो महाराष्ट्र का एक लुनार झील जो है वो भी उल्का पिंड के द्वारा ही बना हुआ है। किसके द्वारा? उल्का पिंड के द्वारा। पृथ्वी पर 3 गो है जो झील है उल्का पिंड के द्वारा बना हुआ। एक जो आप देखेंगे यूएसए में है और एक और है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। यह जलकर गर्म होकर जल जाता है, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे धरातल पर गड्ढा हो जाता है। अभी अभी हम आपको बताएं, जैसे आप देखेंगे लुनार झील है, वहाँ गड्ढा हो गया था उल्का पिंड से ही, तो एक झील का निर्माण हो गया। कभी कभी ये चमकदार होते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? रात को जैसे आप ये देखिए, 1 मिनट अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए आप इस तरह से पट्टी दिखाई देगा, रात में आप देखेंगे ना तो इस टाइप से रात के वाइट इस तरह से पट्टी दिखाएगा। यही हमारा उल्का पिंड है। उल्का पिंड क्या है? तो ये टुकड़े से छोटे छोटे टुकड़े में टूटे हुए हैं, उल्का पिंड है, और ये हमारे पृथ्वी कक्ष में भी प्रवेश कर जाते हैं। देखिए इसके बाद बोलता है ये दूसरी ओर खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते दिखा है। ये लाखों तारे का समूह है। ये लाखों तारे का समूह है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये लाखों तारे के समूह है जिसे हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा बोलते हैं। इसे हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। ये लाखों तारे का समूह। और अगर आपसे पूछे कि आकाश गंगा किसे बोलते हैं तो लाखों तारे के समूह को ही आकाश गंगा बोलते हैं। समूह है यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की है। आकाश गंगा को हम लोग और क्या बोलते हैं? मिल्की भी बोलते हैं, मिल्की वे। हमारे सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। हमारा जो सौरमंडल जो है ये आपके लिए बहुत भी आई है। हमारे सौरमंडल जो है किसका भाग है? तो आकाश गंगा का ही एक भाग है। देखिए आपके लिए भी आई है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। हमारे प्राचीन भारत में आकाश गंगा को किस भाषा में किसे निरूपित किया गया है? तो बहती हुई एक नदी की तरह, बहती हुई आकाश के बहती कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी की तरह की गई है। किसके? प्रकाश के बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इसे प्रकार ये लाखों तारे से बने। आकाश गंगा किसकी प्रणाली है? तो करोड़ों तारे, बादल और गैस की एक प्रणाली है। आगे देखेंगे। और आकाश गंगा ही मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड का निर्माण कौन करती है? तो आकाश गंगा करती है। आप देख रहे होंगे आकाश गंगा मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। अभी तक ब्रह्मांड की कोई सही तरह से
अध्ययन नहीं कर पाया है। विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए। वर्तमान में भी अभी बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ब्रह्मांड के आकाशगंगा के जानकारी को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हम कोई जानकारी, सॉरी लाइट कट गया, थोड़ी सी बचा था तो वो अगली बार करा दिया जाएगा।